हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब अपने घर पर से होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, और घर पर ही अपनी स्टडी को जो जारी रख रहे होंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमने पिछले वीडियोज के अंदर हमने मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया, और इनके बाद में जो अगला अपना जो टॉपिक है आज का, वो है फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं निषेचन। तो देखो क्या होता है निषेचन, समझो यहाँ पे। तो हमने ये पढ़ा था कि एक जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर के ऊपर दो प्रकार के ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। पुंकेसर के अंदर हमने पढ़ा था कि नर युग्मक बनते हैं 2, और स्त्रीकेसर के अंदर जो अंडक है, इस अंडक के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में बनता है मादा युग्मक, जिसको हम कहते हैं अंडकोशिका। और इन दोनों के बारे में हम जानते हैं कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ये भी हैप्लॉइड है, एक अगुणित है। इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे होते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में जो संलयन है, जो फ्यूजन है, संलयन, इसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो परिभाषा क्या होगी कि अगुणित नर और मादा युग्मकों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया जो है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं आपको कि फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी है वो की थी स्ट्रासबर्ग ने। कब की थी? 1884 के अंदर। और एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं लिलियम। इस प्लांट के अंदर युग्मक संलयन की क्रिया को इन्होंने सबसे पहले देखा था। तो उस फर्टिलाइजेशन की खोज का जो श्रेय है, फर्टिलाइजेशन के जो सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं वो स्ट्रासबर्ग ने। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो, अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो है वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है। तो देखो कौन कौन से वो 5 चरण हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो कंप्लीट होता है। तो यहाँ ध्यान दो, मैं डायग्राम के साथ साथ में वो चरण भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं डायग्राम जो एक ड्रॉ कर रहा हूँ, जो स्त्रीकेसर का है। तो यहाँ स्त्रीकेसर का डायग्राम है जिसमें ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका स्टाइल, ये अंडाशय ओवेरी, और ये ओव्यूल बीजांड, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के अंदर मैंने आपको कहा था कि 3 सेल्स होती है यहाँ, जिनको एक अपर्चर कहते हैं। इसके बीच वाली जो सेल्स होती है एक अपर्चर में, वो सबसे बीच वाली जो उसको हम कहते हैं एग। तो यहाँ जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के अंदर जो बने हुए मेल गेमेट परागकण है वो यहाँ पहुंचते हैं। तो यहाँ कौन कौन से चरण होंगे वो समझो यहाँ पे। तो सबसे पहला चरण, तो फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप जानते हो कि नर युग्मक जो होते हैं वो संख्या में ज्यादा और आकार में छोटे होते हैं। मादा युग्मक जो है वो संख्या में कम होता है, एक ही होता है, सिंगल ही होता है फीमेल गेमेटोफाइट, और ये आकार में बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो ये परागकण है, जो छोटे छोटे बहुत ज्यादा संख्या में बड़े हैं, तो सबसे पहले इनको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि ये जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो विभिन्न प्रकार के पॉलिनेशन के द्वारा परागकण जो पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये परागकण जो है वायु के द्वारा, जल के द्वारा या कीटों के द्वारा किसी भी कारण से यहाँ तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन का जो डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया। अब मान लो यहाँ पर परागकण पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज्यादा परागकण यहाँ पहुंचते हैं।
अब सबसे पहला चरण क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें होगा कि परागकणों का अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये जो जर्मिनेशन है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पहुंचने पर वर्तिकाग्र जो है इसकी जो यहाँ जो वॉल होती है, इस वॉल के अंदर कुछ वसा के कुछ शर्करा के कण होते हैं और ये वसा और शर्करा के जो कण है वो इन पोलन ग्रेन के लिए एक उपयुक्त माध्यम मीडियम जो अवेलेबल करवाते हैं और यहाँ पोषण मिलता है इनको, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, भोजन नहीं बना सकता खुद का। तो यहाँ पर जो है ये जो स्पोरोफाइट का ये पार्ट है, तो यहाँ जो है वो वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ वसा के कण कुछ शर्कराएं जो है वो यहाँ होगी और उन शर्कराओं के कारण ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, उन शर्कराओं से भोज्य पदार्थ ग्रहण करके और इनका अंकुरण होता है। और अंकुरण के लिए आपको मैंने बताया था कि एक पोलन ग्रेन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक पोलन ग्रेन की दो भित्तियां होती है। बाहरी जो भित्ति होती है उसको एक्जाइन, अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हमने कहा था जर्म पोर, जर्म पोर या जनन छिद्र। तो यहाँ भोजन ग्रहण करके और ये परागकण जो है इसकी आंतरिक भित्ति जो डेवलप होती है और इसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद में यहाँ से एक छोटी नलिका निकलती है जिसको हम कहते हैं पराग नलिका, पोलन ट्यूब। ये जो यहाँ पराग नलिका निकली है, इसके निकलने का अलग अलग वक्त होता है। तो जितने टाइम ये निकलती है उसको जो है वो जनन काल या सॉरी अंकुरण काल कहेंगे। हर प्लांट का ये अलग अलग होता है। तो उस दौरान, इस अंकुरण काल के दौरान जो है वो पराग नलिका जो होती है वो जनन छिद्र से बाहर निकलती है। अब कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पोलन ग्रेन से सिर्फ एक ही निकलती है। अगर सिंगल पोलन ट्यूब निकलती है तो हम इसको मोनोसिम्फोनी कहेंगे। मोनोसिम्फोनी का मतलब क्या है, एक नलिकी है। और कुछ पादपों के पोलन ग्रेन होते हैं जिनसे एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकलती है। तो एक से अगर ज्यादा निकली है तो हम उनको कहेंगे पॉलीसिम्फोनिक या इसको हम बहुनलिकी भी कहेंगे। और बहुनलिकी का जो एग्जाम्पल है वो मालवेसी कुल में होता है सर। लेकिन अधिकांश के अंदर एक ही पोलन ट्यूब निकलती है। तो इस तरीके से पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर और जर्मिनेशन करते हैं। जर्मिनेशन से जो है वो पराग नलिका का निर्माण होता है। तो फर्स्ट यहाँ मैं आपको एक बता दूं कि सबसे लंबी जो पराग नलिका होती है वो मक्का के अंदर होती है। और मक्का के अंदर जो लगभग 450 mm लंबी पराग नलिका जो डेवलप होती है, सबसे लंबी पराग नलिका इसी में होती है। अब देखो दूसरा जो चरण है फर्टिलाइजेशन का, सेकंड जो स्टेप है, उस सेकंड स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप में हमने ये पढ़ लिया कि यहाँ से पराग नलिका डेवलप होती है और ये पराग नलिका जो होती है वो वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। परागकण के अंकुरण से पराग नलिका बनेगी और पराग नलिका वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब 2 नंबर पे अब यहाँ दूसरा जो स्टेप है वो क्या होगा कि पराग नलिका की वर्दी। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे देखो कि ये जो पराग नलिका बनी है, अब ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई इस वर्तिका के अंदर से जो है गुजरेगी। तो इस तरीके से इसकी ग्रोथ होगी और इसकी ग्रोथ जो है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ देखो कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे मैं आप बात करूं लिलियम। इस लिलियम के अंदर क्या होगा कि जो वर्तिका है वो एकदम खोखली होती है और इसके अंदर एक स्लेश में भरा होता है
और ये श्लेष्म जो है वो परागनलिका की जो वृद्धि हो रही है इस वृद्धि को प्रेरित करता है, इसकी वृद्धि को बढ़ाता है। ये इलियम में हुआ। बाकी अधिकतर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो वर्तिका है वो ठोस होती है, और ठोस होती है इसका मतलब इसके अंदर टिश्यू है पूरे, और इन टिश्यू को भेदने के लिए ये जो परागनलिका है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसको कहते हैं पेक्टिनेज। और ये पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पर उपस्थित जो सेल्स है उनकी भित्ति को बढ़ा देगा, और इनकी भित्ति के गलने से या अपघटन से जो है वो ये लगातार आगे जगह बढ़ती जाएगी, और ये परागनलिका जो आगे से आगे वृद्धि करती जाएगी। पिटूनिया के अंदर क्या होता है कि परागनलिका जो इन सेल्स के बीच में, मान लो ये वर्तिका की सेल्स है, और इन सेल्स के बीच में से परागनलिका जो इनके बीच में जो सेल्स के बीच में जो इंटर सेल्युलर स्पेस होता है जिसको अंतःकोशिकीय अवकाश कहते हैं, उन अवकाश से जो है वो परागनलिका आगे बढ़ती है। ऐसा पिटूनिया में होता है। तो इस तरीके से चाहे वो खोखली हो, चाहे वो ठोस हो, या अंतःकोशिकीय अवकाश उपस्थित है तो इंटरसेल्युलर स्पेस से ग्रोथ करे, तो किसी भी तरीके से जो है ये परागनलिका जो है वो इस वर्तिका में वृद्धि करती है, और वृद्धि करती हुई आगे की तरफ यानी बीजांड की तरफ बढ़ती है, ओवेरी के अंदर जाती है। और एक चीज यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस परागनलिका की जो वृद्धि है इसको प्रभावित कौन करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस परागनलिका की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए वर्तिका और अंडाशय और बीजांड इन तीनों के कुछ केमिकल फैक्टर होंगे। वो केमिकल फैक्टर जो इस वृद्धि को प्रेरित करते हैं, इसलिए परागनलिका की जो वृद्धि होती है इसको हम रसायन अनुचलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन अनुचलन वृद्धि या गति। तो रसायनों से प्रेरित होकर ये वृद्धि होती है, इसलिए इसको रसायन अनुचलन वृद्धि कहते हैं। कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो कीमोट्रोपिक ग्रोथ जो है वो करती हुई ये आगे बढ़ती है। तो दूसरा स्टेप हो गया परागनलिका की वर्तिका के अंदर। अब तीसरा जो चरण है, थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होगा कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन ओव्यूल। तो ओव्यूल में कैसे एंट्री होगी, तो आपको पता है कि यहाँ से वृद्धि करती हुई सेकंड स्टेप में जो ये वृद्धि कर रही है, तो ये वृद्धि करती हुई ओवेरी में पहुंचती है, अंडाशय में पहुंचती है, और अंडाशय में पहुंचने के बाद में इसके अंदर दो नर युग्मक है, उन नर युग्मकों को एम्ब्रियो सेक में पहुंचाना है, और इस एम्ब्रियो सेक में पहुंचाने के लिए इसको बीजांड के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ बीजांड के अंदर एंट्री करने के लिए इसके पास 3 रास्ते। कितने रास्ते हैं? 3। तो कौन कौन सा रास्ता है? तो सबसे पहला जो रास्ता है, फर्स्ट जो बात है पाथवे है, वो है बीजांड द्वारीय प्रवेश। इसको प्रोगेमी कहेंगे। तो अधिकांश प्लांट जो है, अधिकांश पादपों में इसी तरीके से प्रवेश होता है कि ये ओवेरी से होते हुए बीजांड द्वार में है। कहाँ है? बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार ही वो जगह है जहाँ से ये अंदर प्रवेश करती है ग्रेपफ्री प्लांट के अंदर। अब सेकेंड जो पाथवे होगा वो कौन सा होगा कि निभागीय प्रवेश। चले जाएंगे भी, चले जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा जो है वो केतुरायना में देखने को मिलता है। और केतुरायना में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो पेक्टिनेज वगैरह जो भित्ति को जो अपघटित करते थे, भित्ति का लयन करते थे, और ये आगे से आगे जो रास्ता बढ़ाती रहती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर ये विभाग से यानी यहीं से डायरेक्ट प्रवेश कर देंगे, क्योंकि इसी को हम विभाग कह रहे हैं। चले जाए तो यहां से प्रवेश करती है केतुरायना। तीसरा जो प्रकार है इसका
वो होगा अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश को मेसोलिम्बिक भी कहेंगे। और इस तरीके का एग्जाम्पल जो है कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा में क्या होता है कि ये जो है वो यहीं से घूम जाएगी यहाँ पे, और यहाँ घूमकर ये जो ओव्यूल के जो दो इंटेग्यूमेंट है, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, जिनको बाहरी और आंतरिक अध्ययन कहते हैं, अध्ययनों से होकर यहाँ अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये तीन तरीके हैं जिनके द्वारा, तीन पाथवे है, तीन पथ है जिनके द्वारा ये जो ग्रोथ करती हुई जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। तो चौथा स्टेप जो है इसमें देखो क्या होता है कि आपको पता है कि अब ये प्रागनलिका जो है वो बीजांड में प्रवेश कर चुकी है, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद में जो लास्ट स्थान है इसका जहां इसको पहुंचना है वो है भ्रूण कोश, जिसको हम एम्ब्रियो सेक कह रहे हैं। तो अब इसको इस एम्ब्रियो सेक में आना है और यहाँ आके अंदर युग्मकों को छोड़ना है। तो लास्ट है, सॉरी, अगला जो चरण है चौथा, वो होगा प्रागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो भ्रूण कोश में प्रवेश अर्थात एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक, जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। तो फीमेल गेमेटोफाइट के जो डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइट है वहां तक ये पहुंचेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि चाहे प्रागनलिका जो है वो चाहे किसी भी रास्ते से आई हो, चाहे वो निभाग से आई हो, चाहे वो अध्यावरण से आई हो, चाहे वो बीजांड द्वार से आई हो, किसी भी तरीके से अगर इसका बीजांड में प्रवेश हुआ है तो ध्यान रखना कि अब जो भ्रूण कोश जो अंदर है, इस भ्रूण कोश में जो प्रवेश है वो हमेशा बीजांड द्वारा ही होगा। अगर इधर से आई तो भी ये यहीं आएगी, अगर अध्यावरण से आई है तो भी यहीं आएगी, और अगर बीजांड द्वार से अगर इसने प्रवेश किया बीजांड में तो भी ये यहीं आएगी। कहने मतलब है कि भ्रूण कोश में जो प्रवेश है वो बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है, और जब ये बीजांड द्वारी सिरे से होगा तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे ये भ्रूण कोश है और यहाँ 3 सेल्स है जिनको हम एक अपर्चर कह रहे हैं, और यहाँ पे 3 सेल्स है जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कह रहे हैं, और बीच में एक द्विगुणित जो है वो द्विगुणित न्यूक्लियस है जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या सलीम केंद्रक भी कहते हैं। तो अब ये प्रागनलिका जो यहाँ तक पहुँच गई है, अब यहाँ पहुँचने के बाद में इसका भ्रूणकोश में जो प्रवेश है वो यहाँ पर कहाँ से हो सकता है। देखो कहाँ के चांसेस, तो सबसे पहला चांस तो ये रहेगा कि एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच में से ये प्रवेश कर ले यहाँ से। तो फर्स्ट पाथवे तो इसका ये रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो इस भ्रूणकोश की भित्ति और इस एक सहायक कोशिका के पास से भी प्रवेश कर जाए, ऐसा भी संभव है। अब ध्यान रखना कि जब ये प्रवेश करती है तो इसके प्रवेश में सहायता कौन करती है, कौन हेल्प करती है। तो इसके प्रवेश के अंदर इसकी एंट्री में एक जो सिनेर्जिक सेल्स है जिसको सहायक कोशिका कहते हैं, ये इसमें हेल्प करेगी। अब ये किस प्रकार से हेल्प करेगी वो समझो कि जब ये प्रवेश करती है तो एक सिनेर्जिक सेल्स जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डीजनरेट। और ये डीजनरेट क्यों हुई है? डीजनरेट होने से इसके प्रवेश करने में कैसे सहायता हेल्प होगी? तो डीजनरेट होने से नहीं, अब इसके डीजनरेट तो क्या होता है कि डीजनरेट होने से इस सेल्स के अंदर ये जो सेल है, इस सेल के अंदर का जो तर्करूपी समुच्चय है जिसको फ्यूजिफॉर्म अपर्चर कहते हैं, ये इसके अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। तो सहायक कोशिका के डीजनरेट होने से सहायक कोशिका का जो फ्यूजिफॉर्म अपर्चर है जिसको हम तर्करूपी समुच्चय कह रहे हैं, वो तर्करूपी समुच्चय इसको इसके अंदर प्रवेश करने में मदद करता है और ये अपने अंतिम गंतव्य जो लक्ष्य है इसका वहां तक प्रागनलिका पहुंच जाती है, जिसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में प्रागनलिका पहुंच चुकी है। अब जो लास्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट होगा, जिसको हम कहते हैं
द्विनिषेचन और त्रिसलियन। अब जो फर्टिलाइजेशन का अंतिम चरण है जिसको हम कहेंगे द्विनिषेचन और त्रिसलियन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो क्या होता है ये, समझो इसको। तो हमने अभी देखा कि जो परागकोश है, इस परागकोश के अंदर वर्ती जो पोलन ट्यूब है जिसको परागनलिका कहते हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाती है और इसके लिए जो है वो एक सेल डिजेनरेट हो जाएगी यहाँ से, और इसके फ्यूजिफॉर्म अपर्चर के द्वारा ये जो है वो अंदर प्रवेश कर जाएगी। इस तरफ जो 3 सेल है जिनको एंटीपोडल सेल कहेंगे, और बीच में जो एक 2n न्यूक्लियस जो इसके अंदर पहले से डेवलप हुआ है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो परागनलिका है वो यहाँ अंदर आएगी और अंदर आने के बाद में इसका जो सिरा है वो फट जाएगा, और इसके सिरे के फटने से यहाँ 2 गेमेट जो है वो आ जाएंगे। इसके सिरे के फटने से यहाँ 2 गेमेट जो फ्री हो जाएंगे, क्योंकि परागनलिका के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, दोनों यहाँ फ्री हो गए। अब इन दोनों के फ्री होने के बाद में एक जो नर युग्मक है, ये दोनों नर युग्मक हो गए, इनमें से एक नर युग्मक जो है वो अंडकोशिका के पास आता है, और अंडकोशिका के पास में आता है तो एक नर युग्मक प्लस एक अंडकोशिका, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा, सलियन होगा, और इसके सलियन से जो है ये एन है और ये भी एन है, तो एक 2n सेल बनेगी जिसको हम कहेंगे जाइगोट या युग्मन। देखो यहां पर एक नर युग्मक और अंडकोशिका मिल रही है जिससे जाइगोट बनते हैं, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, तो इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। ये वास्तविक निषेचन है। तो एक नर युग्मक और एक अंडकोशिका के दोनों के निषेचन से या दोनों के फ्यूजन से यहाँ पर एक सेल बन गई जिसको हम कहेंगे 2n, और ये बन गई जाइगोट। यहाँ गेमेटिक फ्यूजन हो रहा है तो इसको गेमेटिक फ्यूजन भी कहेंगे, इसको सिंगेमी भी कहेंगे। अब इसके बाद में एक नर युग्मक बच गया, और ये नर युग्मक जो है वो इस द्वितीयक न्यूक्लियस की तरफ जाता है, और द्वितीयक न्यूक्लियस के पास जाके तो यहाँ देखो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन, गेमेटिक फ्यूजन या सिंगेमी भी कहते हैं। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होगा कि एक द्वितीयक केंद्रक आपको पता है कि ये पहले से 2n है, 2 केंद्रक पहले से ही यहाँ फ्यूजन कर चुके हैं, प्लस एक नर युग्मक, ये n होता है। तो 2n और n मिलकर क्रोमोसोम के 3 सेट बन जाएंगे, और यहाँ एक सेल बनेगी जिसको हम कहेंगे प्राथमिक भ्रूणकोश। ध्यान देना यहाँ भ्रूणकोश है, कोशिका। एंडोस्पर्म भ्रूणकोश सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये एंडोस्पर्म है। भ्रूणकोश जो होता है उसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं, और भ्रूणकोश होता है इसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ भ्रूणकोश यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का निर्माण होता है, और ये सेल जो होती है वो होती है त्रिभुज। तो यहाँ 3 जो है फ्यूजन हो चुके हैं, इसलिए इस प्रोसेस को जो है हम त्रिसलियन कहते हैं। त्रिसलियन
या ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। और इस त्रिसलियन की खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। और आपको बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस में दो जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। तो दो फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं जिसको हम द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी 89 में। तो इस तरीके से दो निषेचन के द्वारा एक जायगोट और एक प्रथम निषेचन के द्वारा तो जायगोट और द्वितीय निषेचन या सेकंड फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। और यही प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो आगे चल के एंडोस्पर्म में बदलेगी और एंडोस्पर्म में बदलकर और इस जायगोट के पोषण के लिए ये अवेलेबल होगी, भोजन मतलब जो है इसके लिए भोजन तैयार करने वाली भोजन के रूप में काम आएगी आगे जाके। तो इस तरीके से यहाँ दोहरा निषेचन और त्रिसलियन पाया जाता है। और दोहरा निषेचन और त्रिसलियन का पाया जाना एंजियोस्पर्म का विशिष्ट लक्षण है। सबसे विकसित विवरक जो है एंजियोस्पर्म, इसी में ही ऐसा देखने को मिलता है हमें, जिसके अंदर दो निषेचन पाए जाते हैं। एक निषेचन के द्वारा जायगोट और दूसरे निषेचन के द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है जो त्रिगुणित होती है और ये आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण करती है और भ्रूणपोष और जायगोट के पोषण के रूप में काम आता है। तो धन्यवाद।